नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर हो क्या रहा है, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर पेशेंट को ना डाइट को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसा कुछ खा लें जिससे किडनी ठीक हो जाए। जब हमारे ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो खून हमारा थोड़ा सा पतला हो जाता है। जब हम अपना फ्रूट डाइट पे रहते हैं तो हमें एक और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि हम डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं ले रहे होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि कितने फायदेमंद वो साबित होता है किसी किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। जब भी हम किसी ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो अक्सर उसमें हम एक लॉजिक जरूर ढूंढते हैं। वैसे ही हमें लॉजिक ढूंढना पड़ेगा नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर भी। तो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के अंदर हो क्या रहा है, पहले हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, आपको सिर्फ फ्रूट्स डाइट पे रखा जा रहा है तो इसके फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। अब फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। और अगर हम नेचुरोपैथी के अंदर किसी टाइप की थेरेपी ले रहे हैं, जैसे हम मड बाथ थेरेपी लेते हैं, उसके और फायदे और नुकसान के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डाइट, क्योंकि अक्सर पेशेंट को ना डाइट को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या खाएं क्या ना खाएं, ऐसा कुछ खा लें जिससे किडनी ठीक हो जाए। और ऐसे ही चीजें हम नेचुरोपैथी में देखते हैं कि वो आपको फ्रूट्स एडवाइस कर रहे होते हैं, सिर्फ आपको फ्रूट की डाइट पे रखा हुआ होता है। तो क्या ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए सही है या गलत है, उसको अब हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रूट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स हमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर अच्छे अमाउंट में देते हैं, तो ये हमारी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। बट जब आप अपनी पूरी की पूरी डाइट फ्रूट्स पे डाल देते हो तो हमें एक चीज देखने को मिलती है, वो है वेट लॉस। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट वेट लूज करता है तो उसमें हमें एक फायदा देखने को मिलता है कि क्रिएटिनिन के लेवल डाउन होने शुरू हो गए। अब पेशेंट को रिपोर्ट देख के क्या लगता है कि ये जो क्रिएटिनिन मेरा डाउन हो रहा है, ये मेरे फ्रूट्स खाने की वजह से हो रहा है, मेरी किडनी अच्छी हो रही इस वजह से हो रहा है। बट फैक्ट क्या है? फैक्ट थोड़ा सा अलग होता है। क्रिएटिनिन आपकी मसल्स में बनता है, आपकी मसल्स में बनने वाला वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अगर आप फूड का इंटेक कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, तो हर 5 किलो पे 1 पॉइंट क्रिएटिनिन का डाउन होता है। मान लो कि आज आपका वेट 80 kg है, आपने फूड डाइट पे गए और 1 महीने के अंदर आपका वेट 75 kg हो गया, तो क्रिएटिनिन जो आपका पहले 6 था वो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी में मसल मास कम हो गया। मसल मास मतलब आपकी जो मांसपेशियां कम होने की वजह से अब जहां पर प्रोडक्शन होती थी क्रिएटिनिन की, वो फैक्ट्री ही छोटी हो गई। जब फैक्ट्री छोटी हो गई तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हुई और इस वजह से हमें रिपोर्ट में एक वेरिएशन देखने को मिलता है कि लेवल हमारे चेंज हो गए। बट क्या यहाँ पर किडनी ने अच्छा काम किया? खुद से आपको ये सवाल करने की जरूरत है। तो अगर हमारी किडनी अच्छा काम नहीं कर रही, बीपी मेरा बढ़ा हुआ है, शुगर मेरी बढ़ी हुई है और क्रिएटिनिन डाउन हो भी रहा है, तो क्या वो वहाँ पर लाइफ लॉन्ग रह पाएगा? क्योंकि किडनी फेलियर की जो दिक्कत होती है वो ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग चलती है मैक्सिमम केसेस के अंदर। अगर आपकी बीमारी लंबे चलने वाली है और आप लंबे टाइम तक खाना अपना टाइट रखोगे, वेट लूज करते चले जाओगे, तो जैसे ही आपकी बॉडी 60 kg से नीचे जाना शुरू करती है नॉर्मली, तो हम पेशेंट में एक दिक्कत और देखने को मिलते हैं, वो है सीवियर वीकनेस। अभी वीकनेस क्यों आ रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे। किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में बहुत कुछ हो रहा होता है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक कम है, जैसे हमने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट में बंद ही कर दिया, तो होता ही है कि बॉडी के पास प्रोटीन नहीं होता हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आनी शुरू हो गई, एक्सर्शन बहुत हो गई, वीकनेस बहुत हो रही है। ये पहली दिक्कत देखने को मिलती है। जब हमारे ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो खून हमारा थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब आप सोचोगे खून तो पतला ही होता है, खून में एक अपना गाढ़ापन होता है। कभी आपने खून को निकलते हुए देखा होगा ना, तो उसको आप समझ जाओगे कि ये पानी से गाढ़ा होता है। अगर ये थोड़ा और पतला हो जाए तो क्या होता है कि हमारी जो ये नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं ना, इसको संभाल नहीं पाती और इनमें से जो फ्लूइड है वो निकलकर हमारे लेग्स में भरना शुरू हो जाता है। और जब आप लेग्स को ऊपर करते हो सोने के लिए, तो लेग्स में भरा पानी आपके लंग्स में भरना शुरू हो जाता है, जिससे आपको सफोकेशन महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो पहला काम आपने क्या करना है, आपने सिर्फ फ्रूट डाइट पे बिल्कुल भी नहीं रहना है। आपको अपनी बॉडी के अंदर जितनी डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, इतना प्रोटीन इंटेक जरूर करना है। फालतू मत करो, समझ में आता है।
मगर पूरा बंद कर दो ये समझ में नहीं आता। जब हम अपना फ्रूट डाइट पे रहते हैं तो हमें एक और कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि हम डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं ले रहे होते हैं। हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी जाती है तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ही प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है। तो आपको थोड़ा सा अनाज अपनी डाइट के अंदर रखना ही होता है हर कीमत पे। अगर आप किसी भी डाइट से वेट लूज कर रहे हो, क्रिएटिनिन डाउन कर रहे हो, तो इसकी कीमत आपको लॉन्ग टर्म में चुकानी पड़ती है। तो मैं अपने पेशेंट को कभी भी एडवाइस नहीं करता कोई किसी भी डाइट को ऐसा फॉलो करो जिसमें आपका वेट लूज हो। वेट मेंटेन कर लो, वेट अपना इंक्रीज कर लो, उसके फायदे ज़्यादा हैं, ना कि वेट लूज करने से जो क्रिएटिनिन डाउन हो रहा है वो टेम्परेरी होता है। तो हमने इन दोनों चीज़ों को फ़र्क को समझना है। अब हमने बात की थी मड थेरेपी के बारे में कि बहुत सारे जो है वो मड थेरेपी भी एडवाइस करते हैं कि मड थेरेपी से ऐसा हो जाएगा, मड थेरेपी से वैसा हो जाएगा। तो आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी स्किन होती है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है और ये हमें हर तरह की इन्फेक्शन से पोल्यूशन से बचाता है। आपकी स्किन जो है वो वन वे रास्ता है, यहाँ से पसीना बाहर आ सकता है बट यहाँ से कोई चीज़ अंदर एंटर नहीं कर सकती। अगर इसमें से अंदर एंटर करती तो हम जब नहा रहे होते तो बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता, राइट। मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो हमारी स्किन है वो बनी ही इसी तरह से है। तो अगर जब हम किसी मड थेरेपी में लेते हैं, मड बाथ लेते हैं, तो मड कभी अंदर एंटर नहीं करती। मड के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी एंटर बॉडी के अंदर नहीं कर पाती। मगर मड का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। ठंडे होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि पेशेंट की बॉडी में हमें मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मड थेरेपी ज़्यादा किडनी फेलियर पेशेंट्स को एडवाइस की भी नहीं जाती। अगर की भी जाती है तो हमें उसका नुकसान देखने को मिलता है कि क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही आप ठंडे इन्वायरमेंट में गए मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हुई और आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसी वजह से मड थेरेपी किडनी फेलियर पेशेंट्स को एडवाइस नहीं की जाती। हम देखते हैं वो हॉट वाटर बाथ कि हॉट वाटर बाथ कर रहे हैं तो हॉट वाटर के साथ भी सेम कंसेप्ट है। बॉडी के अंदर कोई भी पानी या कोई भी मेडिसिन एंटर स्किन के रूट से नहीं कर सकती। हमने क्या करना होता है, हम जब गर्म पानी में बैठते हैं तो हमें स्वेटिंग होती है। अब जब स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग के अंदर भी कोई सामान निकलता है। जब हम पसीना कभी हमारे मुंह में लगाओ तो कैसा टेस्ट होता है उसका, नमकीन। तो हमारे जब हम स्वेटिंग करते हैं, गर्म पानी में बैठते हैं, तो स्वेटिंग की वजह से बॉडी में जो सॉल्ट है वो बाहर आना शुरू होता है, पानी भी आता है। तो दो चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे होते हैं जब हम गर्म पानी में या पसीने बहा रहे होते हैं। पहला है पानी, दूसरा है नमक। तीसरी एक और चीज़ होती है जो निकल रही होती है जिसको आप बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं, वो है यूरिया। हमारे पसीने में, यानी 1 ml मैं पसीना लेता हूँ, 1 ml मैं यूरिन लेता हूँ, तो मेरे पसीने में 50 टाइम्स मोर यूरिया होता है मेरे कंपेरेटिव टू मेरे यूरिन। बट प्रॉब्लम क्या है कि यूरिन हमेशा बनता रहता है। पसीना उतनी ही देर बनेगा जितनी देर में आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे रहोगे। या तो आप पूरी जिंदगी पसीने बहाते रहो तो अलग बात, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम अगर मान लो आधा घंटा 1 घंटा अगर हम पसीने बहा भी लिए तो वो पूरे दिन की जो यूरिन का काम है, जो हमारी किडनी का काम है, उसे कंपनसेट नहीं कर सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन तो 24 घंटे चलती रहती है। बॉडी में यूरिन बनता है और हमारे ब्लैडर में भरता रहता है और हम टाइम टू टाइम उसे खाली करते रहते हैं। मगर पसीने के साथ क्या है, जब तक आप गर्म इन्वायरमेंट में बैठे हुए हो तब तक पसीने आ रहा है, यानी दिन में 1 घंटा काम किया आपने, 1 घंटा आपने पसीने बहा लिया, बट बाकी 23 घंटे आपने क्या किया? 23 घंटे जो बॉडी में यूरिया बना वो इकट्ठा होता रहा। इसी वजह से हम बहुत बड़े चेंजेस यूरिया के अंदर नहीं देख पाते अगर हम बॉडी को गर्म एनवायरनमेंट में रखकर पसीने बहाते भी रहते हैं तो भी। तो ये जो प्रोसीजर है ये काम नहीं करते, ये टेम्परेरी होते हैं। हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है जो कि परमानेंटली काम करे, लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदे ज़्यादा करे, और उसका एक ही सोल्यूशन होता है, वो है आपकी किडनी। जब भी कोई किडनी फेलियर का पेशेंट होता है ना, वो छोटे छोटे शॉर्टकट ढूंढना शुरू करता है कि मैं ऐसा कर लूँ ऐसा हो जाए, वैसा कर लूँ वैसा हो जाए, बट एक्चुअल में आज तक ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है जो किडनी को बाईपास कर जाए। आपकी किडनी किसी कारण से खराब हो रही थी, बीपी था, शुगर था, या फिर कोई और बीमारी हो जैसे आईजी नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी, बट खराब आपकी किडनी ही हो रही थी। किडनी 24 घंटे 365 दिन और कई कई सालों तक नॉन कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती है। तो अगर काम ये थोड़ा भी करती है, लंबे टाइम करती है, तो इसके रिजल्ट्स हमें बेटर देखने को मिलते हैं। अब जब किडनी खराब हो रही है, किडनी का यही फंक्शन जा रहा है, तो हम धीरे धीरे बॉडी में क्रिएटिनिन और यूरिया बढ़ता हुआ देखते हैं। अब अगर हम चाहते हैं क्रिएटिनिन यूरिया हमारा डाउन हो जाए, तो सबसे पहले जो किडनी को चीज नुकसान पहुंचा रही है उस पर हमें काम करना शुरू करना पड़ता है। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, पहले खुद से एक सवाल पूछ के देखो कि आपकी किडनी क्यों खराब हो रही है। क्या वो बीपी है?
क्या वो शुगर है? जब आप सवाल करोगे तो खुद जवाब आएगा कि मेरा बीपी तो बढ़ा रहता है, मेरी शुगर तो बढ़ी रहती है, या फिर मेरा पहले बीपी बढ़ा रहता था, शुगर बढ़ी रहती थी, इसी वजह से मेरी किडनी को नुकसान हुआ। अब आपको चेक करना है कि क्या आज के सिनेरियो के अंदर, आज की तारीख में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका बीपी शुगर बढ़ा हुआ है या नहीं है। अगर बीपी शुगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी बढ़ा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूसली आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा है, और जैसे जैसे नुकसान आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्रिएटिनिन और यूरिया आपकी बॉडी में भी बढ़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन यूरिया ना बढ़े, घटने की बात नहीं कर रहा, ना बढ़े, तो पहले आपको वो कारण जिससे आपकी किडनी खराब हो रही है उसे हटाना पड़ेगा, यानी बीपी और शुगर। अब बीपी शुगर को कंट्रोल करना हमारे हाथ में होता है। इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है मेडिकल साइंस में कि कोई ना कोई मेडिसिन आपकी बॉडी पे सूट कर जाती है, और वो जब मेडिसिन सूट कर जाती है बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन है, और इंसुलिन की बहुत सारे टाइप्स हैं। बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। आप कुछ भी करो, मैं फिर कहूँगा कुछ भी करो, बीपी शुगर को कंट्रोल में हर कीमत पे लेकर आओ। एक बार बीपी शुगर आपका कंट्रोल में आ गया ना, तो अब कोई नई चीज़ आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। जो नुकसान हो गया हो गया, अब कोई नया नुकसान नहीं हो रहा, तो क्रिएटिनिन और यूरिया आगे बढ़ना रुक जाता है या बहुत धीमा हो जाता है। अब मैंने धीमा क्यों बोला? क्योंकि बॉडी में और ऐसे फैक्टर्स होते हैं जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो किडनी को खराब करता चला जाता है, बट फिर भी हमें ये होता है कि जिस कारण से किडनी खराब होनी शुरू होगी वो कंट्रोल में हो गया, और मैक्सिमम केसेस में हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि जो क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो स्टेबल हो जाते हैं। अब रहा सवाल इसे डाउन करने का। अब वो बड़े कब थे? जब किडनी को नुकसान हुआ। अब ये कम कब होंगे? जब किडनी में थोड़ा सा रिकवरी होगी। तो किडनी अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमारी 80% काम नहीं कर रही, अगर 80% किडनी काम नहीं कर रही तो क्रिएटिनिन का लेवल 6 होता है। अगर 80% किडनी काम नहीं कर रही तो आप ये सोचो, अपनी किडनी को इमेजिन करने की कोशिश करो, क्या मेरी 80% किडनी मर गई है? खुद से पूछो, काम नहीं कर रही ना। 80% किडनी में कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो डेड है, मानता हूं, कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो मरने वाला है, मरा नहीं है, यानी वो बीमार हिस्सा है। अगर किसी तरीके से जो जिंदा हिस्सा है, बीमार हिस्सा है, उसको हम काम पे ले आते हैं, फंक्शनल कर देते हैं, तो क्या मेरा क्रिएटिनिन डाउन होगा? हो सकता है ना? तो हम जब भी कोई पेशेंट श्रेयास में आता है, साइंस इंजीनियरिंग में आता है, तो हम उसी हिस्से पे फोकस करते हैं जहाँ पर हम रिकवरी कर सकते हैं। अगर हम किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को 8 पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम उम्मीद लेके चलते हैं कि उसका क्रिएटिनिन लेवल 4 तक आराम से नीचे आ जाएगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि किडनी जो है उसने अपने फंक्शंस को बढ़ाया। जो हिस्सा अभी जिंदा था, मरा नहीं था, बीमार था, वो काम करने पे वापस आ गया, और हमें लेवल डाउन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। और अच्छी बात यह है, बीपी शुगर कंट्रोल होते ही पहले महीने के अंदर क्रिएटिनिन लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, बिना डाइट को स्ट्रिक्ट किए। ना आपने खाने में बहुत बदलाव किया, ना आपने वेट लूज किया, आपका हीमोग्लोबिन आपने बढ़ाया क्योंकि आपने खाना अच्छा खाया। और हमें क्या देखने को मिलता है? किडनी की फंक्शनिंग बढ़ी, क्योंकि मेडिसिन अकेले काम नहीं करती, हमें खाने को भी मेडिसिन बनाना पड़ता है। जब आप खाना अच्छी तरीके से लेते हो तो खाने से आपकी किडनी को भी न्यूट्रिशन मिल रहा है, और उस न्यूट्रिशन से किडनी पहले से अच्छा काम कर पा रही है। इसी वजह से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो आपने खुद देखा कि अगर आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ रहा है, तो आपको जानने की ज़रूरत है कि आप अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो और कहाँ पे आपसे कमी रह गई। उसी कमी पेशी को पूरा कर दोगे ना, आपकी किडनी फेलियर का आधा ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। फिर भी माइंड में कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी पूरी टीम अवेलेबल है। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।